बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनम को हमेशा ये गिला रहता है कि मैं उनसे नहीं पूछती हूँ कि उनका कल का दिन कैसा गुजरा या उनकी सुबह कैसी हुई है, तो पूछ ही लेते हैं, इनका ये शिकवाश दूर कर देते हैं। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी अब रिकवर कर रही हूँ तबीयत को। मैंने आयशा से आज कहा था, मैं कह रही है कि आप मास्क वगैरह पहने, मैंने कहा फिर आप मुझे छुट्टी दे दें घर। नहीं, मैंने कहा मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज दे नो आपको बहुत मिस करते हैं जब आप नहीं होती है ना। आई डोंट नो आपने मुझे मिस किया या नहीं किया, वैसे तो मैं छुट्टी बड़ी कम करती हूँ, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आपके साथ कोई इंसान हो जिसके साथ आपका बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, आप रोज़ाना आते हैं, काम करते हैं, और उनके साथ जब आपका हल्ला गुल्ला होता है ना, तो अल्टीमेटली आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वही हमारी कोशिश होती है कि हमारा भी अच्छा दिन गुजरे और आप लोगों का भी बिल्कुल अच्छा दिन गुजरे। इसीलिए मुस्कुराहट के साथ हम आगाज़ करते हैं अपने शो का हर रोज़। अच्छा, पहली खबर जो है वो थोड़ी सी ज़रा सैड भी है और थोड़ी सी कंसर्निंग भी है और थोड़ा ज़रा दिल दहल भी गया था उसको देखकर। हांगकांग, अगर आपने वो देखी है तो आप जानते होंगे, नहीं देखी तो हम आपको बता देते हैं कि हांगकांग में मुतअद्दिद इमारतों में आग लगने का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कम अज़ कम 44 अफराद की जान चली गई है। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया था और इमारतों के अंदर कहा जा रहा है कि अभी भी इस वक्त भी तकरीबन 280 के करीब लोग फंसे हुए और मिसिंग हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शायद हलाकतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। आग वोंग फिक कोट नामी नए इलाके में लगी है और आग एक रिहायशी इमारत में लगी जहां लगभग 4000 अफराद रहते थे और देखते ही देखते ज़ाहिर है ये आग इस तरह से फैल गई। अब इसकी बेसिकली वजह क्या थी आग लगने की, वो शायद अभी तायुन किया जा रहा है कि लगी किस वजह से और उसको रोकने के लिए, उसको मजीद फैलने से रोकने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी बहुत ऑपरेशन चल रहा है ना, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। 280 लोगों का मिसिंग होना ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जो है ना वो खड़े कर देता है। लेट्स होप और दुआ करते हैं कि तमाम लोग जो है ना वो महफूज रहे वहाँ पर। अभी ये दुआओं की ज़रूरत जो है ना वो हम कह सकते हैं कि वाशिंगटन और वाइट हाउस को भी पड़ गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस के करीब एक फायरिंग का वाकया पेश आया जिसमें कहा जा रहा है कि गार्ड के 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं और गिरफ्तार मुश्तबा हमला आवर की आइडेंटिटी भी अब सामने आ गई। अफगान शहरी निकले जनाब ये, और फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंची और फायरिंग से जख्मी होने वाले दोनों एहलकारों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अब ये जो मुश्तबा शख्स है जिसको हिरासत में लिया गया है, अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 साल के अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से कर ली गई है और रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था और फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर अब बंद भी कर दिया गया है। उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, इलाके जो इर्द गिर्द का इलाका है उसको भी घेरे में ले लिया गया है और ज़ाहिर है पुलिस की लोगों से मजीद तफ्तीश जो है वो भी कर रही होगी इर्द गिर्द लोगों से, ताकि इसके बारे में मजीद जाना जा सके। लेकिन इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है, वो भी काफ़ी परेशान नजर आए। कहा क्या उन्होंने, ज़रा सुनते हैं। As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our जब भी किसी सीनियर पॉलिटिशियन को सामने आना पड़ता है तो डेफिनेटली उससे पता चलता है कि मामले की संगीनी जो है ना वो कितनी ज़्यादा है, और इसी वजह से, इसी तरह के हादसात की वजह से हम देख चुके हैं कि ट्रंप की तरफ से काफ़ी स्क्रूटनी को बढ़ा दिया गया है कि जो भी लोग अमेरिका आना चाहते हैं उनकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक से जो जा रहे होते हैं उनकी। अच्छा, इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर सीनियर पॉलिटिशियंस की क्या है, ज़रा वो भी आपको बता देते हैं। नून लीग के सदर हैं, आप सब जानते हैं, नवाज शरीफ साहब, वो काफ़ी अरसे से हमें नज़र आ रहा था कि वो खामोश थे, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो काफ़ी मुतहरिक हो गए हैं। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात में जो कामयाब होने वाले नौमुंतखब अरकान असम्बली थे उनसे उन्होंने खिताब किया काफ़ी गुस्से में नजर आए, काफ़ी सख्त लहजा उन्होंने इख्तियार किया और बानी पीटीआई को भी सख्त तनकीद का निशान। अच्छा जी, उन्होंने कहा ये कि दूसरों को आप चोर कहते थे, दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हो गए, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया, इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार
गए गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एक भी तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं हुआ। तो बहरहाल नवाज शरीफ ने काफ़ी दिल खोल कर तनकीद की है बानी पीटीआई पर भी, पीटीआई पर भी, और जो अभी रिसेंटली उनको शिकस्त हुई है उस पर भी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये नवाज शरीफ साहब एक तो बड़े अरसे के बाद मंजर हम पर आए और उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, सख्त लहजा लगा नवाज शरीफ का पीटीआई की तरफ और बानी पीटीआई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं पंजाब की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ केपीके की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ साहब को और मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी पिछले 1.5 साल में, एंड आई विल एम्फसाइज एंड आई विल एंडोर्स मियां नवाज शरीफ साहब्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट ये खिदमत की सियासत, ये ऑब्वियसली जो स्कॉलरशिप्स, जो लैपटॉप्स, जो स्मॉग गन्स, जो हिम्मत कार्ड, जो सुथरा पंजाब, जो इलेक्ट्रो बसेस, जो फील्ड हॉस्पिटल्स और इसी तरह फ्री मेडिसिन का जो प्रोग्राम है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे जो काम हुआ है, और साथ ही साथ आपने देखा अभी आप रिसेंटली जब हम खौफ में थे तो इंटरनेशनल फिगर्स लाइक जसिंडा आर्डन, फॉर्मर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, शी केम टू द पाकिस्तान पवेलियन। तो एक तो मैं इसे फुली एंडोर्स करता हूँ कि ये सारे मंसूबे किसी और सूबे में हैं क्या? अगर हैं तो वो प्लीज बता दें। मैंने कल भी प्रेस टॉक में कहा कि केपीके में पेशावर यूनिवर्सिटी में रोज हड़ताल होती है कि वहां पे उनके पास फीस देने के बच्चों की स्कॉलरशिप्स के पैसे नहीं है जिनसे उन्होंने कमिट की हुई थी, प्रोफेसर्स की सैलरीज के पैसे नहीं है, वेरएस पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह on a flying mode. For example, UET has doubled the admission since last year. और इसी तरह क्या एबटाबाद के अंदर वो मेजर्स लिए जा रहे हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी नजर आ रही है, क्या स्मॉग के अगेंस्ट वो वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, क्या अमनो अमान में कोई सीसीडी जैसी इंटरवेंशन की गई कि आवाम की जिंदगी पीसफुल हो? तो आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्यूट comparison of performance between the chief minister, Punjab's government and governance and the other provinces. और साथ ही साथ आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सबको बुला के शाबाश दी है, उन्होंने बुला के मुबारकबाद दी, और जो उन्होंने बातें की आज मैं वो पूछना चाहता हूं मैं भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि क्या नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दी जो पीटीआई ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था? क्या वो 50 लाख घर बन गए? क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया गया? किधर गई वो बातें? वो कहते थे कि टाइम एज वेल ना, लोग कह रहे हैं कि इस वक्त में मियां साहब का सामने आना और बात करना, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से वो खामोश थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, क्या कोई खास कोई तब्दीली आने वाली है? तर्ज सियासत के अंदर कुछ हम तब्दीली देखेंगे? थोड़ी सी हम अग्रेसिव सियासत अब नून लीग की तरफ से देखेंगे? क्या हम सही समझ रहे हैं इसको? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी इंशाअल्लाह जी, हम वी ऑल वांट एज पॉलिटिकल वर्कर्स, हम चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ही हमारे लीडर हैं और उन्हीं की ही ग्राउंड पे माइलेज है, उन्हें सियासत में और खुल के आगे आना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड मल्टीपल टाइम्स और मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड आई विल टेक इट अगेन वेयर मियां नवाज शरीफ लेफ्ट इन 2017। आप देखें कि क्लोज टू 6 हमारा जीडीपी था, हमने दहशतगर्दी ऑलमोस्ट कंट्रोल कर ली थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके की जो फाइनेंशियल पाकिस्तान के ऊपर आज देखें कितनी बातें की जा रही हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम कितना ओवरबर्डन कर रहा है। हम आईएमएफ को खुदा हाफिज कह चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका था, तो उससे हमें अपवर्ड जाना चाहिए था। वी शुड हैव बीन एट 7 point something GDP like all the other developing countries, बट वहां पे हम नहीं पहुंच सके। और वो किस वजह से नहीं पहुंच सके कि वही डैम वाले बाबा जी, वही सारी जजेस जिनके बारे में आज कहा जा रहा है कि उन्होंने वो गलत फैसले दिए, और साथ ही और लोग जो रिस्पॉन्सिबल है जिनके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, दैट दे शुड एटलीस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो बताएं उन्होंने पाकिस्तान का आज इतना। राना साहब, हम ये समझ सकते हैं क्योंकि हमने माजी में भी देखा जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था पनामा केस के अंदर, उन्होंने एक नारा लगाया था कि मुझे क्यों निकाला। अब तो वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वोट को इज्जत दो। क्या हम दोबारा से कुछ इस तरह से सिचुएशन देखेंगे या इस तरह की तर्ज सियासत नून लीग की तरफ से देख सकते हैं? नवाज शरीफ हैज ऑलवेज डन
ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स। और मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो आगे फैक्ट्स बता रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं कि उस टाइम पे जो मीम्स बनाते थे कि मुझे क्यों निकाला, आज वो देखें कि मकाफात अमल में जब उन्हें वो सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, आज अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना है तो उन्हीं से करें जो उन्हें लेके आए थे, जिनके कंधों पे बैठ के जनरल फैज हमीद, जिनके कंधों पे बैठ के मैं नाम ले देता हूँ उन जजेस का जिन्होंने ये फैसले लिखे। चलें थोड़ा सा जवाब भी देखें ना राणा साहब, उसका जवाब भी तो पीटीआई की तरफ से आ रहा है ना। अच्छा चलें, वक्त मेरे पास कम है, एक और अहम मामला है उसके ऊपर मैं चाहूंगी कि हमने बाकायदा सेगमेंट करना है, लेकिन क्योंकि आप मौजूद है और आपने उसके ऊपर ट्वीट भी किया था तो जरा उसके बारे में बता दें। जो ओ लेवल के ऊपर बात हो रही है कि ये जो वालिदैन की जेबों से पैसे हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आते बल्कि बरतानिया चले जाते हैं, उसके लिए आपने कहा है कि ये मसला हल हो जाएगा, थोड़ी सी इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। देखिए, इसमें दो बड़े मेजर प्रॉब्लम्स है। वन इज योर एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि आपका जो बच्चा इंटर करता है, एफए करता है, एफएससी करता है, वो जब इंग्लैंड जाता है लेट्स से, तो उसे फाउंडेशन ये कराया जाता है। एंड उसकी रीजन ये है कि आपके बोर्ड्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा ये रीजन है कि हमारे एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी और एक्सेप्टेबिलिटी लिंक्ड होनी चाहिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। सो इफ ही गोज टू द यूएस, ही गोज टू कनाडा, ही गोज टू इंग्लैंड, यूरोप, एनीवेयर, उन्हें जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश का निजाम है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम वी आर in touch with the Cambridge board, AQA board, Aga Khan board, और हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो बोर्ड्स हैं उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएं, और ये जो सारा रेवेन्यू, इट इज डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स आल्सो। सो फेज 1 वाज कंट्रोलिंग द चीटिंग माफिया, फेज 2 is now elevating our boards to a level where we are linked with all the international boards and our degrees are acceptable, they are transparent, and inshallah within the next 2 years, that is my promise, that the local boards, the local examination structure, the local assessment structure will be at par with the global standards, and the acceptability will be global as well. So we will not need to get any endorsements for any international institutes. I want to thank the Cambridge International and British Council कि उन्होंने बहुत सर्विस की, but it is time we start thinking about localization, our local boards, and getting them at par with the global standards, ताकि उन महंगी फीस से एटलीस्ट सारे पेरेंट्स की जान छूट सके, और वो रेवेन्यू जो है वो इस मुल्क के लोगों को ही मिल सके। इस पे हम एग्जामिनेशंस और असेसमेंट के एक्सपर्ट्स की टीम के साथ पिछले 6 महीने से थोड़ा सा एक और मामला भी है, उस पर भी आज हमने बात करनी है। मैं चाह रही हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उस पर आप भी थोड़ा सा कमेंट कर दें। कौमी लेबर फोर्स ने एक सर्वे किया है, उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है और 0.8% इसमें इजाफा हुआ है, 7.1% पे है। इसकी आप वजह क्या समझते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे काम, आपने कहा है कि नून लीग के टेन्योर में जो हुए हैं आपने गिनवाए हैं, उसके बावजूद भी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये डिनाई करूं कि आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ देखना चाहिए। आप ये देखें कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं $1 बिलियन से, जस्ट आईटी एक्सपोर्ट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर $1 बिलियन से वो 3.5 करना होता है ना, जो अच्छी चीजें होती है उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात सुन लीजिए ना राणा साहब, एक पॉइंट पे बात सुन लीजिए। सिर्फ अच्छी चीजों की तरफ देखते रहेंगे तो हम इम्प्रूव किस तरह से करेंगे? मैं आपको इम्प्रूवमेंट ही बताना चाह रहा हूँ कि 4 साल पहले जो आईटी एक्सपोर्ट्स आपकी $1 बिलियन पे थी, they've crossed $3.5 बिलियन। ये किसने कराई है? इसी मुल्क के यंगस्टर्स ने। ये एम्प्लॉयमेंट किसे मिली है? इसी मुल्क के यंगस्टर्स को। मेरा अपना डिपार्टमेंट है, हमने 11,000 स्कूल्स आउटसोर्स की हैं, फैक्चुअली 87,000 जॉब्स क्रिएट की हैं। सुथरा पंजाब ने 1,50,000 की हैं, और जो आप बात कर रही हैं नेशनल एवरेज की, तो इस पे बाकी सूबों से पूछें। You are endorsing our point पंजाब of view. इसमें शामिल नहीं है? आप पूछें केपीके से कि वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी क्यों जनरेट नहीं हुई, ग्रोथ नेगेटिव क्यों है। यही सवाल आप बलोचिस्तान से पूछें, लेकिन ये कौमी सर्वे है ना राणा साहब, पंजाब इसमें पंजाब शामिल नहीं है जी, ये कौमी सर्वे जरूर है। शामिल है, बट आप ये तो सेग्रीगेशन देखें कि पंजाब की पॉजिटिव, आपने सारे मुल्क की एवरेज बता दी है, और मैंने जो आपको मंसूबा जात बताए, जो मैंने आपको नौजवानों की कंट्रीब्यूशन बताई, आई एम सर्टेन, ये भी आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लें कि अगले आने वाले 10 साल इस मुल्क के हैं, विद द एजिंग पॉपुलेशन दैट द वर्ल्ड हैज, these youngsters are doing wonders and we are skilling them. आज वो AI के कोर्सेज कर रहे हैं, 50,000 इसमें कोई शक नहीं है। गूगल के साथ मिलके हमने राणा साहब सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपने आगाज भी इसी से किया था। अच्छा चलिए, अब हमारी भी तो सुन लेना, मेरी भी तो बात सुन लें। आपने आगाज भी इन्हीं बातों से किया था। हम अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छे काम हो रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, रियली डू अप्रिशिएट।
अच्छा चलिए फैक्ट्स की बात है, वर्ल्ड बैंक एक इंडिपेंडेंटली जो बजट के अंदर रखे थे ना अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया सामने आया था 22% था, ये तो चले नेशनल लेवल पर हुआ है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो नंबर आए थे वो 22% अनएम्प्लॉयमेंट थी। और अगर हम आप बात कर रहे हैं ना फैक्ट्स की और सूबे की तर्ज पर आपने देखना है, पहले नंबर पर केपीके और दूसरे नंबर पर पंजाब है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसके ऊपर बताइए। जी देखिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इंडोर्सिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू अगेन दैट पंजाब इज डूइंग बेटर देन केपीके, पीएमएलएन इज डूइंग आपका बेटर सिर्फ देन मुकाबला पीटीआई। केपी से है क्योंकि बाकी भी तो दो सूबे हैं ना। ये आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछले 3 टेन्योर से केपी के अंदर गवर्नमेंट पीटीआई की है। सो एक तो ये फैक्ट क्लियर करने का शुक्रिया। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको जो मंसूबा जात बताए हैं, क्या कोई दूसरे 4 सूबों में से आप एक भी ऐसा मंसूबा बता सकती हैं जिससे लाखों में ये तो बात राना साहब ये बात ही नहीं है ना। देखें आप चले एक चीज बताइए, चले एक चीज बताइए, आपका मुकाबला जवाब नहीं देती, आपका मुकाबला सिर्फ केपी से है, आपका मुकाबला सिर्फ नहीं, हमारा मुकाबला सिंध से भी है। क्या पूछा है बताइए। आपने देख ली है कराची वालों की वीडियोस जो उन्होंने लाहौर आके बनाई है, आपने सिंध असेंबली की स्पीचेस सुन ली है पार्लियामेंटेरियंस की कि हमें भी पंजाब जैसी चीफ मिनिस्टर दें। सो आई डोंट वांट टू टेक इट एनीवेयर, वी आर ऑल पाकिस्तानीज, बट देन अगेन कमिंग टू दैट वेरी पॉइंट ओनली जो मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा, फिर 2017 में किसने डिस्टेबलाइज किया हमने तो इंतजार, हमने तो इनकार ही नहीं किया है। आप मुझे बताएं ना, राना साहब आपकी बात से इनकार ही नहीं किया है। हम कह रहे हैं पंजाब के अंदर अच्छा काम हो रहा है, पंजाब के अंदर ज्यादा काम हो रहा है, बाकी सूबों की निस्बत अपेरेंटली जो सामने आ रहा होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या नून लीग का मुकाबला सिर्फ केपी गवर्नमेंट से है, क्या पंजाब गवर्नमेंट का मुकाबला या नून लीग का मुकाबला क्या सिर्फ पीटीआई से है? आप सिर्फ इसी चीज को कंसीडर करते हैं? क्योंकि सिंध तो आपके मुकाबले में वहां पर कम है बेरोजगारी की शरह, क्योंकि पंजाब दूसरे नंबर पर है। ये आपकी इस साल की रिपोर्ट है एंड यू आर शेयरिंग वन रिपोर्ट। सो आपसे मेरा ये सवाल है, अगर आप ये कह रही हैं कि सिंध की एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर है, मुझे एक प्रोजेक्ट बताएं सिंध में जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी। राना साहब जब हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सर्वे सामने आया है राना साहब। मैंने आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल किया है कि मैंने आपको 2 मंसूबे बताए, स्कूल्स आउटसोर्सिंग में 87,000 जॉब्स, सुथरा पंजाब में 1.5 लाख जॉब्स। सिंध गवर्नमेंट का एक मंसूबा बताएं जिसमें ये एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हुई हो। लेट्स गिव इट टू यू, बताएं, कोई एक बता सकती हैं? वो तो खुद बेचारे पंजाब आके वीडियोस बना रहे हैं, हम खुद अभी पिछले हफ्ते आपके इत्तेहादी है ना, आपके इत्तेहादी हैं। बात ये है कि आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मसला ये है कि हम बात कुछ और जवाब देना है जी। देखिए राना साहब, जब मैं ना मानूं कि रट आप लगा लेंगे ना, हम तो बिल्कुल भी तनकीद कर ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल कर रहे हैं राना साहब, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमने सिर्फ ये बात की है, आप एक कंपैरिजन में चले गए हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, व्हेन इट कम्स टू द नेशनल थिंग्स, तो उसके ऊपर आपको ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि फेडरल के अंदर नून लीग की गवर्नमेंट है, फेडरल के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है। हमने सिर्फ ये बात की, हम कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं गए थे। You may please take any federal minister on board for their policies. For the Punjab government, its policies. But I am you here. belong to I'm Noon League, speaking na? the truth. I'm asking belong to you. Noon League, na? हम फेडरल से भी लेते हैं ऑन एंड ऑफ। सिंध गवर्नमेंट के अंदर कोई एक अच्छा राना साहब चलें, ठीक है ठीक है राना साहब, बट आई डू अप्रिशिएट ये जो आप काम कर रहे होते हैं ना, एक दिन का वजीर बना रहे होते हैं और इसके साथ साथ अपने बेटे को जो आपने एक गवर्नमेंट स्कूल में डाला, वी डू अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। अरे राना साहब अच्छी सी चाय पिए जाके, बहुत शुक्रिया। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने बात की भाई नेशनल लेवल पर इस वक्त क्या हो रहा है, और वो सिर्फ बात कर रहे थे कि पंजाब ने ये किया और वो कंपैरिजन के अंदर चले गए। बट इट्स फाइन, उनकी नौकरी है, उनको ये करना जरूरी भी होता है। राना सिकंदर हयात साहब जनाब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमने कुछ बात करनी है जिसका हमने जिक्र राना साहब बिल्कुल तालीम से मुतालिक वजीर तालीम ही थे वो पंजाब के, और तालीम से मुतालिक हमारा अगला सेगमेंट भी है। सोशल मीडिया पर ये मामला ज़ेर बहस भी है। ओ लेवल पर बात हो रही है कि किस तरह से वालिदैन की जेबों पर ये भारी नहीं है बल्कि मुल्क पर भी भारी है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान के लिए जो फीस लोगों को अदा करनी पड़ती है, पेरेंट्स को अदा करनी पड़ती है, वो हुकूमत के खाते में नहीं जाती बल्कि वो बरतानिया चली जाती है, तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। इस पर पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात उन्होंने ट्वीट भी किया था 2 साल में इस मसले का हल निकल आएगा, लेकिन उसका जवाब दे दिया। मैं वो कह रहे हैं कि भाई 2 साल के अंदर इस मसले का हल जो है ना हम निकाल
साल ही लेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि ओ लेवल हो या ए लेवल हो, उसका एक इम्तिहान जो है ना उसकी फ़ीस तकरीबन 30 से 40 हज़ार है, और इसमें 8 से कहा जाता है कि 8 से ज़्यादा मज़ामीन भी शामिल होते हैं। तो 2 सेशंस में ये इम्तिहान होते हैं, मई में और जून में और अक्टूबर नवंबर में। और रवा साल पाकिस्तान से बात की जाए तो 1 लाख तलबा ने इम्तिहान दिया है। एंड जस्ट इमेजिन एक तलबा जिसके 8 मज़ामीन है और एक मज़ामीन की 30 से 40 हज़ार फ़ीस है, तो वो कितने ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब NED यूनिवर्सिटी के अंदर एक लिस्ट लगी थी जिसमें ये तय हुआ था कि कौन से बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए, कौन से को नहीं मिलना चाहिए, तो उसके अंदर O और A लेवल के बच्चे ज़्यादा थे। यानी कि पेरेंट्स के पास अब और कोई चॉइस नहीं है कि अगर उनके बच्चों को मेरिट पर आना है तो उसके लिए उनको O लेवल में या A लेवल में पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है पाकिस्तान के ख़जाने को, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये जो रुझान है इसके बढ़ने की वजह क्या है? NED यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान के नताइज ने एक और हैरान कुन रुझान को बेनकाब किया है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तलबा ने 89% की शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि सिंध के जो मकामी तालीमी बोर्ड्स हैं उसके कई पोजीशन होल्डर्स हैं, वो A1 ग्रेड लेने वाले तलबा भी उसमें शामिल हैं, वो ये इम्तिहान पास नहीं कर सके हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। NED यूनिवर्सिटी के अंदर उन बच्चों को ज़्यादा दाखिले मिले हैं, ऑलमोस्ट 90% को दाखिले ज़्यादा मिले हैं जो O लेवल या A लेवल में थे। यानी कि मेरिट जो है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बेस कर रहा है। जब क्लियर ही नहीं कर सके तो किस तरह से मिलेगा? आयशा रज़ाक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और इस मसले के ऊपर बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है और हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है इसके ऊपर। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए कि आप इस सारे मामले के ऊपर क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ कि अपने बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन उन्हें दिलानी है तो उनको अच्छी खासी अपनी आमदनी की रकम जो है ना वो उसके ऊपर खर्च करनी पड़ेगी और उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहस हमारे पास हर साल होती है। देखिए, जहाँ तक दो बातें हैं, जहाँ तक वालिदैन के साथ हमदर्दी की बात है, बिल्कुल मुझे हमदर्दी है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि प्राइवेट जो स्कूलिंग है, फॉरेन एग्जामिनेशन है, वो सिर्फ वो वालिदैन हमारे मुल्क में नहीं दिलवाते अपने बच्चों को जिनके पास बहुत खुले पैसे हैं। ये वो वालिदैन भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास इतने खुले पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को एक मुस्तकबिल, एक क्वालिटी एजुकेशन जैसे आपने कहा देना चाहते हैं और उसका उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनको एक एक्सपेंसिव एजुकेशन जो उनकी जेब पे भारी है वो अदा करनी पड़ती है। जहां पे थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये जो सारी सोशल मीडिया की भी बहस का आपने जिक्र किया आता है, वो ये है कि जब हम जिम्मेदारी मुख्तस करने की बात करते हैं तो देखिए, आपका आइन आपको ये कहता है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एटलीस्ट 16 साल तक की उम्र के बच्चे को, यानी कि O लेवल्स के बच्चे की जो एज होती है, वहां पर मुफ्त और मयारी तालीम आपकी हुकूमत देगी, आपके पब्लिक फंड से देगी। वो ये नहीं कहता कि कोई फॉरेन एग्जामिनेशन बोर्ड आएगा और वो आपको चीप या एट अ लॉस आपको आके मयारी तालीम या अच्छी तालीम देगा। तो जहां पर हमदर्दी करने की बात या पेरेंट्स से ज्यादती की बात है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहां पर फॉल करती है वो आई थिंक अगर हम उसका सही तयन नहीं करेंगे तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। और फिर फायदा उठाया जाता है इस बात का हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारी जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है जो स्कूलिंग डिलीवर करती है उनकी तरफ से, क्योंकि जब ये कंफ्यूजन फैला देते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है तो उनकी तरफ से जिम्मेदारी हट जाती है, उनके ऊपर से ये जिम्मेदारी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी हट जाती है और वो कहते हैं कि देखिए ये जो आउटसाइडर है, ये जो ब्रिटिश असेसमेंट बोर्ड है, ये आया है, ये सारी खराबी इसकी पैदा करता है। हमें प्रोफेसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिम सज्जाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपका इस पे टेक जानना चाहूँगी। अभी हमारे साथ राना सिकंदर हयात साहब भी मौजूद थे, उन्होंने इस पर ट्वीट भी की है और उन्होंने कहा है कि 2 साल के अरसे में इसका कोई हल निकल आएगा। आपकी नज़र में इसका हल है क्या? और थोड़ा सा इस मसले पे अगर आप पहले बात कर लें। नहीं, हल का तो मुझे नहीं समझ आता। हल क्या हो सकता है? आपके मुल्क में एक तबकाती निज़ाम तालीम है। एक तबका है जो, जैसे आपने कहा, वो जोर लगाकर जेब खर्च करके वो OA लेवल करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है, वो अंग्रेजी फटफट बोल लेता है और मतलब उसमें से भी बहुत सारे नहीं भी पहुंच सकते अपने बच्चे अपने उस मकाम पे जो उनकी ख्वाहिश होती है। और बेशतर मुल्क के बच्चे जो है ना वो यानी कि या तो मदरसों में पढ़ते हैं या यानी कि मैट्रिक और FSC वाला निज़ाम से गुजरते यानी कि धक्के खाते फिरते हैं। तो एक तो मसला ये है, सिर्फ अगर इसको आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें
इसके बारे में ना कुछ सोचता है ना कुछ बात करता है, बल्कि इस तकसीम और तफरीक को हम देखते हैं कि हर साल बढ़ता जाता है। मैं तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ तो OA लेवल्स वाले बच्चे आते भी नहीं हैं, और वहाँ पर भी जो फीस का हिसाब है वो यानी कि बतदरीज फीस बढ़ती चली जा रही है। तो जब आपका तालीमी निज़ाम मुनाफे के लिए चलाया जा रहा हो, तो फिर एग्जामिनेशंस का भी निज़ाम, OA लेवल्स का भी निज़ाम, उसमें एक सबसे ऊपर वाले दर्जे वाला मुनाफे का एक हिसाब किताब उसमें आपको नजर आएगा। हल तो देखें, ये तो पॉलिटिकल विल का क्वेश्चन है कि आप तालीम को कोई एक पब्लिक राइट समझते हैं कि नहीं, और या आप इसको एक ऐसी चीज समझते हैं कि जो जिसकी जेब जितनी इजाजत देती है वो आप मतलब पढ़ाई से लेकर एग्जामिनेशन के निज़ाम तक। और फिर ये भी जब इस तरह के एग्जामिनेशन में भी हम देखते हैं कि पेपर्स भी लीक होते हैं और क्या कुछ अंदर खाने नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर पहले आखिरी जो हिस्सा आयशा का सुन रहा था कि कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है उन इदारों के, बोर्ड्स के, जो ये सब कुछ करते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। मेरा नहीं ख्याल है इसका कोई ठोस हल है, लेकिन कम से कम इस पर आप बात तो करना शुरू करें कि किस तरह ये एक बिगाड़ कहाँ से पैदा हुई और कैसे यानी कि तालीम को एक कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल, और शुरू भी वही करेंगे जिनके पास स्टेक्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को या हर इंसान को एक मुनासिब क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। लेकिन अभी सिचुएशन ये है, जब उनसे सवाल किया जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस या जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि क्योंकि बाहर के तालीमी इदारों के अंदर जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलता। तो पहले तो सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ पर जो इदारे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बाहर के इदारों की बात नहीं है। NED यूनिवर्सिटी की जो कुछ अभी नंबर सामने आए उसमें 90% बच्चे वो थे उनको दाखिला मिला है मेरिट पर जो कैम्ब्रिज बोर्ड से या फिर जिन्होंने A लेवल या O लेवल किया हुआ था। तो यहाँ पर जो एजुकेशन की क्वालिटी है पाकिस्तान के अंदर, इस सिलसिले में आपको क्या लगता है? आपको विल नज़र नहीं आती, कैपेबिलिटी नज़र नहीं आती, या फिर प्रायोरिटी के ऊपर ये मामला नज़र नहीं आता है डॉक्टर साहब? नहीं, देखें, अगर आप सिर्फ चूंकि आपने NED की बात की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का आप मयार देखेंगे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आज से लेट्स से 3-4 दहाइयां पहले सबसे जो पढ़ा लिखा तबका था, जो अंग्रेजी बोल सकता था, जो इवन चले OA लेवल्स लेकर आते थे, जो भी था, एक मतलब आला मयारी तालीम वाले बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटी में आना चाहते थे। अब ये तादाद गिरती चली जा रही है। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बनना या प्राइवेट स्कूलों का बनना, जिन्हें कहा कि ये मसला, आप जब तालीम को एक ऐसी चीज बना देते हैं कि उसको ही मिलेगी या उसको एक मयारी, निस्बतन मयारी तालीम मिलेगी जो कि जिसकी जेब इजाजत देती है, तो यही तो वजह है आपके बच्चे 26 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बिगाड़ इतना यानी कि नीचे तक जाता है कि 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो स्कूल पढ़ते भी हैं बेशतर वो एक पब्लिक स्कूल या मदरसा के निज़ाम में पढ़ते हैं जहाँ तालीमी मयार कुछ है ही। और प्राइवेट स्कूलों में फिर यही होता है कि सॉरी टू से एक धंधा है जिसके अंदर वो भी बहुत सारे जो है ना वो बेसिकली एक पैसे कमाने का एक पूरा धंधा है। जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स का भी यही हाल है। तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, आपका कोई नीचे, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये निज़ाम तो आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा, प्राइमरी से, सेकेंडरी से। ये जो सिलसिला है ना कि हमारे यहाँ एक AGC भी बना हायर एजुकेशन का, 20 साल से हम ने रट लगाई हुई है कि वहाँ पे पैसे हम लगाएंगे, वो भी अब कम होते चले जा रहे हैं। यानी कि आप कहीं से कुछ भी शुरू करते हैं वो भी आप उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते। तो यही है हिसाब किताब। ठीक है आयशा साहिबा, आपकी नजर में इसका हल क्या है? क्या कौमी सतह पर कोई मुतबादिल, मैं आप सवाल सुन ले फिर आप जवाब दीजिए, मुतबादिल इम्तिहानी निज़ाम हम ला सकते हैं कैम्ब्रिज की लेवल का या इस सतह का, जिस पर वालिदैन का भी एतमाद हो कि ठीक है वो नहीं तो ये हमारा कौमी सतह का इस तरह का प्लान रेडी है, इस पर हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले से ये बात कर दी थी कि आप दूसरे को अपनी लैंडस्केप में compete करने से नहीं रोक सकते, ना रोकना चाहिए। चॉइस होना एक बहुत अच्छी बात है। मकसद आपका जो काम करने वाला है वो ये है कि जो आप अपना तालीमी निज़ाम है, अपना एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको क्रेडिबल बनाएं, उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं। ये जो 90% लेकर मेडिकल स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता या 90% लेकर आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के मुकाबले में NED में एडमिशन नहीं ले सकते, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि इशू क्या है। आपके एग्जामिनेशन
सिस्टम की कोई बयार नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटीज ने अपना एडमिशन टेस्ट भी रखा है, उसमें भी परफॉर्म नहीं कर सकते बच्चे क्योंकि काबिलियत नहीं होती, नंबर होते हैं, काबिलियत नहीं होती। एक छोटी सी एग्जांपल, इंडिया हमारे साथ मुकाबले में है, 7 गुना आबादी उनकी हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारा जो पार्टिसिपेशन केम्ब्रिज असेसमेंट में है वो उनसे 10 गुना ज्यादा है। जब हम यूके की यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे compete करते हैं हमारे लोकल एग्जामिनेशन देके, एफएससी देके, तो आम तौर पे उन्हें 1 साल की रिमीडियल एजुकेशन वहां लेनी पड़ती है अपने बैचलर्स प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, यानी 5 साल की वो टोटल एजुकेशन देते हैं। जब इंडिया का बच्चा अपने लोकल बोर्ड से वहां पर अप्लाई करता है तो उसको वो डायरेक्टली बैचलर्स में एडमिशन देते हैं। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है उनके लोकल बोर्ड की। आपको अपना एग्जामिनेशन सिस्टम ठीक करना है, जो एजुकेशनिस्ट और मेरे जैसे लोग बार बार कहते हैं। हमारी हुकूमत, मुझे नहीं पता, बड़ी डेंजरस सी मुझे बात लगती है जो राना साहब ये बात कर रहे हैं कि 2 साल में ये मैं फिक्स कर दूंगा। मुझे नहीं पता 2 साल में कैसे फिक्स करेंगे, ये 2 साल की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम आप शुरू कर सकते हैं फिक्स करना अगले 2 साल में, लेकिन उसके नतीजे आपको कहीं बाद में जाके नजर आएंगे। कि इस मामले को एक रेटरिक के तौर पर नहीं लेना चाहिए। हम भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं क्योंकि इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। और आपने इंडिया के साथ कंपैरिजन किया, वहाँ की आबादी 1.25 अरब से ज़्यादा है और वहाँ पर जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनकी तादाद 1 to 1.5 मिलियन है। यहाँ पर 25 करोड़ हैं, तो 2.5 करोड़ के करीब बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं। यहीं से प्रायोरिटीज़ का बहुत हद तक पता चल जाता है किसी भी मुल्क की क्या होती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया। आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी, एजुकेशनिस्ट हैं, एंड डॉक्टर आसिम सज्जाद अख्तर साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि ये जो है ना सिर्फ बयानबाजी की हद तक ना हो कि 2 साल के अंदर इसको हल कर लिया जाएगा। आप ज्यादा वक्त ले लें, आप 10 साल 15 साल ले लें, लेकिन एटलीस्ट इसको ठीक कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली का, पाकिस्तान को जो चैलेंज दरपेश है उस पर। वादी हुंजा, वहाँ पर उल्तर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने के बायस गैर मामूली मौसम का सामना करना पड़ रहा है। मायरीन इस बारे में ये बताते हैं, इस बात का शाखसाना इसे करार देते हैं। हुंजा में उल्तर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है, जिसके बायस बर्फानी तोदे ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग पॉइंट है कि आप सर्दियों में नवंबर के मिड में ये बर्फानी तोदा, मिड भी नहीं बल्कि नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर शुरू होने वाला है, तो इस मौसम में आकर तोदे का टूटना ये सरप्राइजिंग है। तब गर्मियाँ शुरू हो रही हो तो समझ में आती है। तब्दीली बहुत ही डिज़ास्टर्स हम इसको कह सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। ऐसा होता है लेकिन वक्त मुख्तलिफ होता है, तो डेफिनेटली लोग उसके मुताबिक तैयार भी नहीं होते हैं। और दुनिया अब ये मान भी रही है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है मौसमियाती तब्दीली से। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके लिए क्या किया जाए, हम इंडिविजुअली इसके लिए क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट लेवल पर क्या किया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये बहुत अहम सवाल भी है और इसके ऊपर मुझे लगता है काम भी होना चाहिए। लेट्स सी कि अब हुंजा की जो इंतजामिया है उसकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आता है और वो क्या इस सिलसिले में बताते हैं। हम क्योंकि बात मौसमियाती तब्दीली के बारे में, तो पाकिस्तान वाहिद कंट्री नहीं है। इथियोपिया के बारे में भी हमने आपको 2 रोज़ पहले बताया था कि वहाँ पर 12,000 साल पुराना एक आतिशफशा जो है ना वो फटा है, जिसकी वजह से धुएँ और राख के बादल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना भी पहुंच गया। जस्ट इमेजिन, लुक एट द व्यू। ये जो व्यू नजर आ रहा है ना, देखने में तो बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये यमन, ओमान, पाकिस्तान, भारत पहुंचा है, उसके बाद चाइना पहुंच गया। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, इंडिया के कई रियासतों में ये गया है। कौन सी? महाराष्ट्र की आपने जिस तरह बात की, राजस्थान भी है इसमें, हरियाणा भी है, फिर भारतीय पंजाब तक ये गया है। आप अंदाजा करें कि इसकी शिद्दत कितनी होगी, ये कितना खौफनाक होगा। पता नहीं, मुझे तो मेस्मराइजिंग से ज़्यादा खौफनाक लग रहा है। नहीं, मैं उन बादलों का जिक्र कर रही थी वो जो सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय पंजाब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पाकिस्तानी पंजाब को, अगर हम स्मोक की बात करें या धुएं की बात करें और वहाँ पर जो फसलें वगैरह चलाई जाती है ना, तो ये बड़ी सिचुएशन अजीबोगरीब हो जाएगी। और ये पाकिस्तान के अंदर भी हमें नजर आ रहा है। गवादर साइड से क्या था इसका? लेट्स सी के महकमा मौसमियात की तरफ से और जो वो तमाम माहिरीन जो माहौलियात को देखते हैं उनसे, उनकी तरफ से क्या सामने आता है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर मुझे ये नज़र आता था कि ऐसा वक्त आएगा कि आपके लिए सांस लेना मुहाल हो जाएगा दुनिया के अंदर। मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है। अच्छी बातें करें आयशा, वैसे बहुत ही डराने वाली बात करेंगे आप इस वक्त। हाँ, लेकिन सिचुएशन आप बिल्कुल सही कह, अगर इतने मुल्कों तक ये चीज़ फैल सकती है तो अल्लाह जाने आगे क्या होगा। मौसमियाती तब्दीली हमें कहाँ तक लेकर जाएगी अगर हमने सही इक़दाम नहीं किए। बहरहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अब हम बात करेंगे उस रुझान की जो पाकिस्तान में तेजी से मकबूल हो रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का रुझान। महंगाई का दौर जनाब है और लोग ये चाहते हैं कि अपने पैसे को बचाएं भी और साथ साथ बढ़ाएं भी। तो बढ़ाया किस तरह से जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सही फैसलों से मुनासिब वक्त पर, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही टाइम पे आपने सरमायाकारी अगर कर ली है, आम लोग भी उससे अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं और कमा भी रहे हैं। लेकिन वो लोग कमा रहे हैं जो जानते हैं मार्केट को, जिनको पता है कि किस वक्त इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और हमारे जैसे इलिटरेट इस मामले में जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आई नो तमाम देखने वाले जो है ना वो भी जानना चाहते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर हम मार्केट में करें, स्टॉक मार्केट में करें, और क्यों करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बड़ा ये मामला लगता है। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा आसान करवाते हैं और समझते हैं, खुद भी समझते हैं, आप लोगों को भी समझाते हैं। हमारे साथ आज एक्सपर्ट मौजूद हैं, लाइक अहमद साहब। लाइक थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन लिए। कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, लाइक साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि सबसे पहला सवाल जो है ना वो इस मामले पर होना चाहिए कि भाई क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यही सवाल उनके सामने रखते हैं, क्यों, वाई स्टॉक मार्केट, कोई और ऑप्शन क्यों, कहीं और क्यों इन्वेस्ट नहीं कर सकते? जी जी, अच्छा, सबसे पहले इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसको समझना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा जूम आउट करने की ज़रूरत है। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हिस्टोरिकली जो आम 4 बंदों की फैमिली है पाकिस्तान में, अगर मैं 2002 में चला जाऊं तो उस फैमिली को अपना जो बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे 4 बंदों की फैमिली को। और इस पे हम सिंपल क्या कह रहे हैं, रोटी जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है लाइफ के लिए, वो आपको 10,000 है। आज सिर्फ 22-23 साल में वही 10,000 रुपये अब तकरीबन 95,000 रुपये बन चुके हैं कि वही 4 बंदों की फैमिली को वही रोटी कपड़ा जो भी उन्होंने यूज़ करना है, 1 लाख से कम में मुश्किल है। तो अब सोचने की ये ज़रूरत है, अगर कोई बंदा उस वक्त 25,000 रुपया ले रहा था और उसकी फॉर एग्जांपल 50% ऑफ इनकम अगर उसको बेसिक नेसेसिटी में चाहिए थी, अगर 23 साल में उसकी तनख्वाह 2 लाख रुपये से कम है या 1.5 लाख रुपये से भी कम है, तो वो ऑलरेडी इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया। जहाँ पे उसकी इनकम अगर लाख रुपया है तो वो सारी की सारी इनकम अपने जमा पूंजी जो है वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ में इन्वेस्ट कर देता है, उसके पास सेविंग रहती ही नहीं है। तो अगर ये 23 साल को आप इतने जूम आउट तरीके से देख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कीमत थी या जो कुव्वत ख़रीद थी 2002 में, आज की तारीख में हमें उसी पैसे को इस जगह पे लगाना चाहिए था कि वही जो 95,000 रुपये की आज हमें चीज़ चाहिए उस पावर ऑफ वैल्यू से हम कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 10,000 रुपये आपने किसी ऐसी जगह पे रखे होते कि वो आज 95,000 रुपये हो गए होते। ठीक है, तो ये समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर आपको समझ आती है कि हमारा जो रियल जो हमारी स्ट्रगल है वो अगेन इन्फ्लेशन है, कि महंगाई इतनी बढ़ जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि, और ये मैं तो सिर्फ बेसिक चीज़ें कह रहा हूँ। डॉक्टर शायद 500 रुपया लेता था, आज 4,000 रुपये लेता है। नहीं तो अभी मैंने बहुत देर हो गई है, लाइक साहब अभी बहुत वक्त निकल गया हमारा। तो वो जितनी बता रहे हैं ना कि 2004-05 की बात मैंने डिग्री की थी तो मेरी सेमेस्टर की फीस 36,000 रुपये थी और उस वक्त हम कहते थे इतनी महंगाई में डिग्री कौन करता है। उसी डिग्री की आज वैल्यू 2.5 लाख की बात करें 2018 से अगर हम डॉलर के रेट को चेक करके देख लें तो वही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। हम अपनी तनख्वाहों को जब ट्रांसफर करते हैं कहते हैं ये तो उससे भी कम हो गई है। और ये है ही इसी तरह कि विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी तनख्वाह, हमें लगता तो है, हमें एक वक्त होता था जब मेरी तनख्वाह थी तो मैं कहता था किसी तरह 6 फिगर्स हो जाए बहुत सही है। वो 6 फिगर हुई तो मेरी तनख्वाह फिर एक और हुआ करनी यार 1.5 लाख होनी चाहिए, बचत तो अभी भी इतनी नहीं होती है, वो 1.5 लाख भी होगी तो अब जाके 5 पे भी मैं कहता हूँ यार उतनी बचत नहीं है जितनी शायद 20 साल पहले। अच्छा, थोड़ा सा चले, आपने बता दिया कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि माजी में जो भी आपने बैकग्राउंड बताया। अब आ जाते हैं कि किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक आम बंदे के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पूरी प्रोसेस को समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। आप थोड़े से आसान अल्फाज में समझा दें, अकाउंट उसमें खोला जाता है किस तरह से, उसका क्या तरीका है? स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लें जैसे इम्तियाज़ एक आपका मार्ट है जहाँ पे अगर आपने कुछ चीज़ खरीदनी हो तो आप उस जगह पे जाएंगी और चीज़ परचेज करेंगी। ठीक है। स्टॉक मार्केट इटसेल्फ एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनीज मिल रही हैं। मतलब आपने शॉप में जाना है और आपने कोई कंपनी परचेज करनी है, कंपनी डायरेक्टली आप परचेज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ब्रोकर का अकाउंट खोलना चाहिए। कि अगर आपका ब्रोकर का अकाउंट है तो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज तकरीबन 500 कंपनीज इस वक्त 500 से 550 कंपनीज हैं जो
जो कि लिस्टेड है। और अगेन इसका मतलब नहीं है कि हर कंपनी अच्छी होगी, एक कंपनी शायद अच्छी होगी, एक बुरी होगी। जब आप किसी शॉप में जाती हैं और ऑब्वियसली आप एक माइंडसेट से जाती हैं कि मैंने अगर सब्ज़ी लेनी है या मैंने कोई चीज़ लेनी है, तो आपको पता है आपने किस ब्रांड की लेनी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, क्यों आपको लेनी चाहिए। इवन अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि यार ये जो तुम 100 रुपये का आलू दे रहे हो इसको किसी तरह 80 रुपया कर दो, तो आप बार्गेनिंग भी करते हैं। स्टॉक मार्केट पे जब तक आपको वैल्यू ही नहीं पता कि जो चीज़ आप बाय कर रही हैं क्या वो अच्छी है, बुरी है, क्या वो सही वैल्यू पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है। और यहीं पे लोग मार खा जाते हैं कि तो वैल्यू आपको का किस तरह पता लगेगा? और वैल्यू को पता लगने के लिए आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। और अगेन मैं इसीलिए बात करता हूँ कि जब आप स्टॉक मार्केट पे आ रहे हैं एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कहने का तो देखें प्रॉब्लम बहुत संगीन है, जहाँ पे हम कह रहे हैं 23 साल में आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम से कमतर होती जा रही है, वहाँ पे ये सोचना नहीं चाहिए कि आज हमने 10,000 रुपये। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको पैसे कहाँ पे लगाने चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। लोग मार इसी जगह पे खा जाते हैं कि वो समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे का ज़रूरी होना है, जो कि गलत चीज़ है। आप मुझे बताएं अगर पैसे का ही होना ज़रूरी है तो 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्या नहीं उनके तो पास पैसे नहीं खरीदेंगे थे? कैसे? जो स्टॉक्स हैं वो खरीदेंगे कैसे बगैर पैसों के? खरीद मैं वही कह रहा हूँ कि पैसा तो ठीक है, ज़रूरत है, आपने क्या खरीदना है वो एक और मेन सही चीज़ है। जगह पे लगाना हाँ, है। मैं यही बता रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी 90% लॉस कर रहे हैं वो पैसे के साथ ही गए ना। वो लॉस इसीलिए नहीं करे कि पैसे नहीं थे, पैसे थे तब लॉस कर रहे हैं। वो इसीलिए लॉस कर रहे हैं कि उनके पास वो राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं तो थी यही जो समझाए उसको ना करेंगे। कैसे नहीं लॉस करना है। तो उसके लिए देखें समझना चाहिए कि आपको जितना आसान अल्फाज में अगर आपको समझने की ज़रूरत है, आप उन चीज़ों को देखें। जैसे एक रेड कार्ड थ्योरी, अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आपने सुबह आते हुए कितनी रेड गाड़ियां देखी हैं, कितनी देखी होंगी अपने रास्ते में? वी डोंट रिमेंबर। अब जब आपको ये कहूँगा कि आप जब वापस जाएंगी तो आपने रेड गाड़ियां काउंट करनी सही है है। और आप देखेंगी हर तीसरी कार रेड गाड़ी ही थी, जो आपके सब कॉन्शियस में है ही नहीं। ये फ़ायदा होता है जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि मैंने ये चीज़ करनी है। जब आप लोग पहले ये फोकस करेंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट या मैंने ये चीज़ देखनी है या करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका वे ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट होगा। अब आप यूट्यूब पे शायद ड्रामे या रेसिपीज़ के अलावा ये देखना स्टार्ट करें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। और ये देखें, एक चीज़ मैंने लास्ट में भी ये बताया था कि एक चीज़ है पैसे का होना, एक चीज़ है आपको इस चीज़ का समझ आना कि ये आप वो जंग नहीं लड़ रहे हैं कि जो कल को आपको काम आएगी, या वो जंग लड़ रहे हैं जो कि 5 साल बाद आपको काम आएगी। जब आप 22 साल बाद आज आप कहेंगी कि मेरे पास 10,000 रुपया था, तो आपके पैसे की वैल्यू 20 साल बाद इतनी होनी चाहिए। नहीं तो वो रेसिपीज और ड्रामे के साथ साथ भी सीख सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं अजय, है। कितने पैसे कितनी अमाउंट होनी चाहिए किसी के पास स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए? उसके लिए पहले ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट सेविंग्स होनी चाहिए। सेविंग्स का मतलब है कि अगर आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए कि आपकी वो सेविंग्स आप बचा सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता 5,000 है, 10,000 है, 1,000 है, 500 रुपये है। अच्छा, आप इतनी मिनिमम भी हो आप एक शेयर भी परचेज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सुई नॉर्दर्न गैस का 120 रुपये का शेयर है, तो आप 120 रुपये का एक शेयर ले सकती हैं। किसी भी कंपनी का एक शेयर ले सकती हैं। कोई कंपनी 9 रुपये की भी मिल रही है, आप 9 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप तो क्या कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप 1,000 रुपये की कुछ और चीज़ें भी ले सकती हैं। हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपया भी आप डिफरेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस भी अपने साथ। हाँ, और उसकी कोई लिमिट ये नहीं है, सिर्फ आपके पास एक शेयर की जो वैल्यू है उतने पैसे होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अकाउंट अब जो है किस तरह से खुलवाना है? क्या उसके लिए किसी एक्सपर्ट या कंपनी को हायर करना पड़ेगा या खुद भी आप नहीं, किसी को ज़रूरत नहीं है, डिजिटली हो गया सब कुछ। अब इनफैक्ट हमारे अपने यूट्यूब चैनल सरमाया.pk या सरमाया फाइनेंशियल आप देखेंगे तो ऑलरेडी 3.25 लाख व्यूज़ मेरी इस वीडियो पे हो गए कि हाउ टू ओपन स्टॉक मार्केट अकाउंट। और वो घर बैठ के मैंने तरीका बताया है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक में बगैर डॉक्यूमेंटेशन में बेसिक चीज़ें चाहिए। आपके नाम का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आपकी मोबाइल सिम आपके नाम पे होनी चाहिए। आप घर बैठ के इन 3 इन्फॉर्मेशन से अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इवन ये भी नहीं पूछते कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके पैसे कितने आ रहे हैं। आप 10 लाख रुपया, आई थिंक इसकी सरमायाकारी अकाउंट है या कोई नाम इसको देते हैं, लेकिन वो 10 लाख रुपये सालाना बगैर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में अगेन आपको आपका बैंक अकाउंट आपके नाम का होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, आपकी चेक बुक वगैरह क्योंकि डिजिटली या डिविडेंड आपके बैंक में आते हैं, ठीक है। प्लस आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए या फिर आपकी जो लास्ट रिटर्न है उसकी स्टेटमेंट चाहिए ताकि वो प्रूफ ऑफ फंड्स को आप डिक्लेयर कर सकें। मिसकंसेप्शंस बता दें जो लोगों के जहन में स्टॉक मार्केट को लेकर होती हैं, वो अगर आप थोड़ी सी क्लियर कर दें। जी, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है कि यहाँ पे बल्कि मैं अभी इकोनॉमिस्ट का एक इंटरव्यू भी देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट में ना बस एक
बुरी सी कंपनी पे पंप कर देते हैं और उस बुरी कंपनी की वजह से सारे लोग उसमें आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और सारे निकल जाते हैं। एक अच्छी कंपनी, और देखें जब आपको ये तमीज़ होगी कि ये अच्छी कंपनी है, अगर उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको लालच होगी कि ये अच्छी कंपनी अच्छी प्राइस पे मिल रही है। जिस तरह आप लोगों की सेल होती है, तो जब सेल होती है तो आप लोग मार्केट में इसीलिए जाते हैं कि सेल होगी है, यही सेल आपको स्टॉक मार्केट में भी मिलती है। अनफॉर्चुनेटली आपने अगर बुरी कंपनी ली हुई है और सेल हो जाए तो आपको घबराहट इसीलिए होती है कि आपको उसकी समझ नहीं होती कि मैंने जो 12 रुपए की कंपनी ली थी ये 8 पे क्यों आ गई है। ठीक है, और एक और मिसकंसेप्शन ये होती है कि आपको लगता है कि जितनी सस्ती कंपनी, जैसे हम प्राइस टैग के ऊपर करते हैं, एक कंपनी 8 रुपए की है तो वो सस्ती है, एक कंपनी इस वक्त 1200 रुपए की है तो वो महंगी है। ठीक है, ये भी गलत अप्रोच है। आपकी कंपनीज की शेयर की प्राइस ये नहीं डिटरमिन करती कि वो कितनी महंगी या सस्ती है, उसका बैकग्राउंड का जो बिजनेस है वो डिटरमिन करता है। कोई भी अच्छी चीज़ आपको बगैर प्रीमियम के नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ऐसी कंपनीज में जाएं, जैसे हमें लगता है, जैसे लास्ट टाइम जो दूसरे एंकर थे उन्होंने डॉलर लिए थे, कंपनीज ऐसी हैं जो कि डॉलर में कमा रही हैं और रुपए के अंदर एक्सपेंस कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज हैं, सारा रेवेन्यू डॉलर बेस्ड है, सारा एक्सपेंस 60 to 70% पाकिस्तान में रुपीज़ बेस्ड है। जब आपकी डॉलर इनकम इतनी ज़्यादा है तो वाई यू नीड टू कीप द डॉलर, यू नीड टू इन्वेस्ट द कंपनी विच इज़ अर्निंग डॉलर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी होता है ना लाइक साहब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आई नो ये कोई बाइनरी प्रॉपर्टी तो नहीं है कि येस या नो में इसका जवाब होगा, लेकिन हम किस तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक या कौन सी कंपनी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। कुछ सिम्टम्स मैं कहूँगी बता दीजिए कि जिससे पता चल जाए कि इसके अंदर मुझे लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म किस में कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको लॉन्ग टर्म ही देखना चाहिए। और अगेन मैं यही बता रहा हूँ कि हम एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर प्रॉब्लम को देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के बच्चे छोटे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शादियाँ करनी होगी, जो एक्सपेंसेस आपको 10 साल बाद आने वाले हैं। आज जो चीज़ हमें महंगी लग रही है वो 10 साल बाद हमें लगा कि आज सस्ती थी, 10 साल बाद महंगी होगी। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी कंपनीज के अंदर अपने जो गोल्स हैं उसके ऊपर रहकर इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्स कैन बी कि मेरा बच्चा 3 साल का है तो 18 साल का होगा तो मैंने इसकी एजुकेशन का आज से प्लान करना है। ठीक है, एक वाहिद शॉर्टकट है जहाँ पे जो अनरियलिस्टिक गोल हैं आपके, इस अनरियलिस्टिक गोल में क्या है कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, मैंने प्लॉट लेना है, ये अनरियलिस्टिक है। ये अनरियलिस्टिक इसी तरह है कि आप खुद सोचें मेरी लाख की सैलरी और 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, मैं कैसे ले सकता हूँ। इसका शॉर्टकट यही है कि अगर आप 10,000 रुपये अभी महीने का सेव करते हैं और एक अच्छी कंपनी में आप एक्यूमुलेट करते हैं उस पैसे को, तो 3 से 4 साल में जो चीज़ आपको अनरियलिस्टिक लगी वो रियलिस्टिक इसीलिए लगेगी कि अब वो जो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे वो इटसेल्फ 50 लाख बन गए या 30 लाख बन गए। और व्हाट इज़ द राइट अप्रोच, जो आपने बेनिफिट कमाया है, मुनाफा कमाया है, उसको री इन्वेस्ट कर देना इज़ द राइट अप्रोच, या फिर उसको निकाल लेना चाहिए और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ ही खेलना चाहिए। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैंने 10 लाख लगाए थे तो कहीं वो ज़ीरो ना हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे चलती हुई चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है, जब वो गिरती है तो लोगों को लगता है ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, सो इट्स अगेन अप टू द पर्सन। अगर उनको लगता है कि 10 लाख रुपए में से मेरा प्रॉफिट 30 लाख हो गया या 25 लाख हो गया, अभी स्टॉक मार्केट ने 3-3 गुना का प्रॉफिट दिया है, तो आप बेशक 10 लाख का प्रिंसिपल निकाल दे ताकि आप सुकून से उसको और लॉन्ग टर्म ले से जा सके। अब आपका रिस्क ही कोई नहीं रहा। बिल्कुल सही। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, याहिया। आप अक्सर इनको हमारे शो में सुन रहे होते हैं, हमारे शो में कॉल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम याहिया, क्या सवाल करेंगे या क्या ऐड करेंगे? पहले ये बताएं आप गायब कहाँ पे थे इतने दिनों, ये तो बताएं। मैं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं मिल रही थी और अभी मैंने काफी वेट किया है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। एक बात आयशा आपके बारे में कहूंगा, वैसे तो आप दोनों स्मार्ट गर्ल्स हैं, लेकिन माशाल्लाह यू हैव द एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन। आई नेवर सीन सच अ पर्सन इन टीवी अभी मॉडर्न दौर में, जैसे मैं खुद भी सवाल करता हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू लाइक भाई ने बहुत सी बातें समझाई, लेकिन क्योंकि मेरे खुद भी 2 स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त टॉप पे जा रहा है। लेकिन लाइक भाई, मेरा सवाल ये कि देखिए बहुत सारी चीजें ना हमारी स्टॉक एक्सचेंज में स्पेकुलेशन पे चलती हैं। ये कोई उस प्रॉपर वर्किंग पे नहीं चलती। स्पेकुलेशन, सब कोई इवेंट हो गया उस पे अप एंड डाउन होगी, कोई ऐसी चीजें हो गई। और फिर देख, जो बात मशहूर है ना स्टॉक एक्सचेंज के, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहूँ कि जो इट इज होल्ड बाय सम बिग पीपल, बड़ी मछलियां होती हैं जो छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो आप इन बड़ी मछलियों में बचेंगे कैसे? और स्पेकुलेशन पे आप कितनी नजर रखते हैं? करंट अफेयर्स पे कितनी नजर रखनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए? दिस इज माय क्वेश्चन। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू याया, थैंक यू सो मच जी। देखें, जब आप फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते तो फिर हम वो आर्गुमेंट ढूंढते हैं कि क्यों हमें लॉस हुआ था। तो लॉस शायद इसी वजह से हुआ था कि बड़ी मछली आई, कोई स्पेकुलेशन हुई, कोई न्यूज़ चली। हर मार्केट में होता है, दुनिया भर में इसी तरह काम चलता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में इस तरह की स्पेकुलेशन होती हैं
अभी बड़ी बड़ी क्रिप्टोज हमारे सामने बिल्कुल लिक्विडेट हुई हैं। हमारी जो यूएस मार्केट के अंदर कितने लोगों को फाइन हुआ है इसी बात के ऊपर कि वो कुछ चीज़ ऐसी मैनिपुलेशन करते हैं। द बेस्ट वे ऑफ बेसिकली आप किस मैनिपुलेशन या जो चीज़ आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है जो कि आपको हेल्प कर सकती है। मैं फॉर एग्जांपल वैसे बात करता हूँ कि हमेशा एक स्पेसिफिक कंपनी पाकिस्तान में हर 6 महीने बाद न्यूज़ में आ जाती है कि वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली है और एकदम लोग उस पर आंखें बंद करके सेल बाय करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो 2 रुपये की परचेज हो रही है। अगेन जो मैंने बात की है कि 2 रुपये का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी कंपनी है, वो 2 रुपये पे इसीलिए ट्रेड हो रही है कि वो इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। जो आपने आइडेंटिफाई करना है, और अगेन जब तक आप बिजनेस को नहीं समझेंगे आपको ये स्पेकुलेशन नहीं लगेगा कि ये XYZ प्राइस फॉर एग्जांपल 2 से 4 पे क्यों चलेगी या ये 20 से 25 पे क्यों चलेगी। ठीक है, जब आप ये समझेंगे कि फॉर एग्जांपल जैसा मैंने एग्जांपल दी IT बिजनेस है, अगर वो 3 साल पीछे चले जाएं तो अगर 150 का डॉलर था और अब 225 का डॉलर हो गया तो जो समझने वाला बंदा उसको समझ आ जाएगी कि यार इनका जो इतना डॉलर का रेवेन्यू है आप मल्टीप्लाई करो 75 रुपये के ऊपर इनका और इंक्रीज हो जाएगा तो बाय कर लेते हैं। ठीक है, सो आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन की जो आप बात करें ये किस तरह से ली जा सकती है? ऑफ कोर्स इंटरनेट इज अवेलेबल, इंटरनेट पर तो आप देख सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर भी कोई क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं तो जिनसे आप सीख सकते हैं? हमने सरमाया.pk पे यूट्यूब का जो चैनल है उस पर इसी तरह हम गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ वीडियोस ऐसी बनाई है जो मैं अनरियलिस्टिक गोल की बात कर रहा हूँ कि एक बंदे ने, अब आप खुद सोचें कि करोड़ रुपए का अगर आपने प्लॉट ले लिया और अभी भी आप किराए के घर में रह रहे हैं और 5 साल बाद आपको पता चलता है वो करोड़ रुपए का प्लॉट है, डेवलपमेंट ही नहीं हुई, मुझे पोजीशन ही नहीं मिली, और फिर बाय द टाइम वो पोजीशन मिलती है तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं शायद 70 लाख रुपए पे घर बना लूंगा, अब वो 2 करोड़ पे घर बनाने की गई है, तो आप हमेशा एक रेंटल की उस डेट में रहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इसके अंदर हमारा साइकोलॉजिकली थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे इस तरह के डिसीजंस को। एक और लाइव कॉलर है, काशिफ हमारे साथ हैं। जी काशिफ, कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट में? काशिफ आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक काशिफ हमारे साथ, मुझे लगता है काशिफ ने गिव अप कर दिया, वो कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा लाइक साहब वो लोग जो जिस तरह आपने खुद भी बात की डॉलर्स रखते हैं या फिर गोल्ड भी कुछ लोग लेके रखते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि नहीं गोल्ड की तो प्राइसेस हमेशा पाकिस्तान में बढ़ी हैं बल्कि दुनिया भर में, उनको आप क्या कहेंगे? पहले मैं वो फाइनेंशियल एजुकेशन का बता दूं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे हम पब्लिक को मासेस पे समझा रहे होते हैं कि आपने कैसे स्टॉक मार्केट्स के कंपनीज को देखकर, इवन सरमाया.pk की वेबसाइट पे सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है जहाँ पे हम बता रहे हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और शेयर की प्राइस नीचे जा रही है, वो उसको मैनिपुलेशन नहीं कहते, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि आपको बाय करना चाहिए। अगर रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, शेयर की प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये एक किस्म की आपको अलर्ट होना चाहिए। सेगमेंट में ना ये आपने टिप दी है, आपको पता है ये मैंने टिप दिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद यूट्यूब चैनल से करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे मल्टीपल ट्रेनिंग्स हम ऑफर करते हैं जिसपे हम 3 महीने में लोगों को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपना पैसिवली इनकम को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन था, देखें लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया कि आपको अगर पॉसिबल हो मल्टीपल एसेट क्लास में आप एक्सपोजर होना चाहिए। गोल्ड इज ए गुड एसेट टू हैव। लोग ज्यादातर डॉलर में एक्सपोजर रखते हैं, गोल्ड में नहीं रहते। गोल्ड का बेनिफिट ये होता है कि प्रीशियस मेटल है और उसकी जो प्राइस इंक्रीज है वो इस टाइम पे इसीलिए नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे जा रही है, इसीलिए क्योंकि यूएस की इकॉनमी वीक है अभी। तो आपने अगर डॉलर रखने हैं तो उससे बेहतर है आप गोल्ड रखने हैं, क्योंकि उसके 2 बेनिफिट हैं कि गोल्ड की प्राइस इटसेल्फ ऊपर जा रही है और डॉलर जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड इन रुपीस और आपको महंगा ही मिलेगा। वैसे ही पाकिस्तानी जो है ना सालाना, कल ही मैं पढ़ रही थी 90,000 किलोग्राम से ज्यादा गोल्ड खरीदते हैं हर साल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइक बहुत फ्रूटफुल रहा है। आई होप इसके ऊपर कोशिश करूंगी मैं भी थोड़ा सा समझने की, नहीं समझ आया तो दोबारा आपको बुलाएंगे। चलिए जी, वक्त हो चुका है खत्म। आई होप एजुकेशनल हमारा ये सेगमेंट जो है आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। कोशिश करके देखें, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से एवेन्यूज हमारे लिए खुले हुए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। हमारे यहाँ पर सूफियाना म्यूज़िक जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमारे सामने तो नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो कई मरतबा इस शो के अंदर आ चुकी हैं, तो हम नए नए आए हैं तो उन्होंने आगे बल्कि हमें वेलकम किया। लेकिन उनकी ख़ास बात ये है कि उन्होंने ओपेरा को, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा है, और सूफी म्यूज़िक को कंबाइन करके एक नया जॉनरा बनाया और इस तर्ज की वो वाहिद और पहली ही गुलकारा हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सायरा पीटर, जो कि सूफी और उसके साथ साथ ओपेरा का जो एक जॉनरा इन दोनों को मिक्स करके ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का इम्तिजाज जो है हमारे सामने पेश करती हैं। उन्होंने सऊदी नेशनल एंथम भी पढ़ चुकी हैं। इसके साथ साथ उनको जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी तरफ से उनको अप्रिशिएट भी किया जा चुका है और इंग्लैंड के अंदर अपना एक कल्चरल सेंटर भी चलाती हैं। तो उनको वेलकम करते हैं बाकायदा तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के और खुशी हो रही मुझे कि मैंने आप दोनों को देखा और आपने मुझे इनवाइट किया और हमारी काफ़ी बातचीत भी हुई इस बारे में। तो ओपेरा के हवाले से यही है, मैं कहना चाहूँगी। मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा। हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं जिनके साथ आप आई हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं। हमारे साथ सायरा के हस्बैंड जो हैं वो भी मौजूद हैं, स्टीवन। उनको भी वेलकम करते हैं। स्टीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ आर यू? Thank you. I'm really well. It's great to be here on Hum and wonderful to be in Pakistan again. glad to have you in the show. This is not your first time that you're here in Pakistan. No. What is the most important thing or most significant thing that you like in Pakistan? Well, the people. People are always the most important. We can see that. You married one. Yes, and I mean, just that's my life belief, that relationships are the most important, and they are treasures, the friends and dear people that I know. We'll talk about it more, but let's अब आ talk जाते हैं to ओपेरा। जी। जी, आपने जिस तरह से पूछा मुझसे कि ओपेरा को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्योंकि ओपेरा जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह है, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी जो है ओपेरा को प्रमोट किया जा रहा है। और मुझे एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक हुआ जब मैं सऊदी अरब में थी और वहाँ पर मैं सऊदी जो पहली ओपेरा सिंगर है सौसन अल-बाहीती, वो मेरी फ्रेंड हैं और उनसे मेरी मुलाकात हुई और हम दोनों ने बड़ी अच्छी गपशप लगाई। और जब मुझे उनको पता चला कि मैं भी ओपेरा सिंगर हूँ तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप सऊदी अरब आएँ और हमारे यहाँ पे जो ओपेरा स्कूल हैं आप कायम करें और जो सऊदी लोकल्स हैं उनको आप ट्रेन करें, क्योंकि ओपेरा जो है ये वेस्टर्न क्लासिकल की पीक है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। और ओपेरा जो है इसमें इमोशंस भी हैं और क्योंकि मैंने ही एक नया जॉनरा तख्लीक किया है जिसका नाम है सूफ़ी ओपेरा। इसमें जो है सूफ़ी ओपेरा का मतलब है कि इट्स अ जॉनरा विच इज़ अ फ्यूजन ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक एंड पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, इसकी स्टोरी पे काम कर रहे हैं और बल्कि मैं आज आपके हम न्यूज़ के शो पर एक आरिया भी लेकर आई हूँ सूफ़ी ओपेरा की जो कहानी है, जो कि मारवी पे बेस्ड करती है, जो शाब्द लतीफ़ मारवी पे ओके आई थॉट ये सनम मारवी हमारी बड़ी पसंदीदा सिंगर शाब्द लतीफ़ भटाई की कहानी है, उमर मारवी। ओके, उस पे बेस्ड करती है। इसके जो लिब्रिटिस्ट हैं वो ज़फ़र साहब हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं वो जॉनी डांसिगर हैं और कंपोज़र पॉल नाइट जो कि मेरे वोकल कोच हैं। ओके, तो उसका एक आरिया मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। जब मारवी जो है जब वो अपनी कैद में होती है, जब उमर की कैद में होती है, तो वो ये गाती है कि मेरा जो बादशाह है वो अल्लाह ताला है, खुदा है। तो और ये जो ओपेरा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और उर्दू में। इट्स अ फ्यूजन ऑफ लैंग्वेजेस और म्यूजिक। तो सुनाए ना थोड़ा सा। जी ज़रूर। God is my King, He is the one true King, He is above all, the King of the earth. God is my King, everlasting.
मेक इट शॉर्ट। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। ब्रेक में मैं ये बात करी थी, जितना हमने ओपेरा को देखा है, मैंने तो बजाते खुद देखा है मूवीज़ के अंदर या फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर, उसके अंदर मोस्टली ये कहा जाता है कि ये जॉनरा जो है ना, ये ह्यूमन बींग्स के इमोशंस को स्टिमुलेट करता है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द सूफी म्यूजिक, वहाँ पर भी हमें यही जज्बात नजर आते हैं। तो इन दोनों जॉनरास को मिलाना, आपको लगता है कि ये मजीद आप को जो है ना आपके इमोशंस को स्टिमुलेट करेगा, दोनों मिलकर ये जॉनरास जब आते हैं तो? बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ कि म्यूज़िक जो है विदाउट इमोशंस वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है। आप देखें, हर सुर में गाने वाला सुरीला नहीं होता, क्योंकि सुर में आप गाते हैं, लेकिन सुर के बियॉन्ड भी बहुत बहुत बड़ी दुनिया है जो इमोशंस पे बेस करती है, और राइट इमोशंस और मीनिंगफुल इमोशंस। क्योंकि जो आप गा रहे हैं अगर वो आपकी रूह में नहीं है, वो कहते हैं ना, रूह और सच्चाई से जो है वो आप जब गाते हैं उसको महसूस नहीं कर तो पा रहे हैं, लोग खुद ब खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं, उसको वो कर लेते हैं। क्योंकि आप एक जर्नी में सबको लेके जा रहे होते हैं, जब तक वो जर्नी, वो लिरिक्स, वो मेलोडी आपकी रूह में नहीं है और आप सच्चाई से उसको नहीं गा रहे, जो वैल्यूज़ जो आप गा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जी वैल्यू ऑफ अनकंडीशनल लव या फॉरगिवनेस, जब तक वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है वो झलकती नहीं है वो आपकी। और लोगों का फिर रिस्पांस आपको कैसा मिलता है जब आप वहाँ पर परफॉर्म कर रही होती हैं या इवन पाकिस्तान में भी आकर परफॉर्म करती हैं, तो कैसा कैसा रिस्पांस मिलता है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है, और अक्सर लोग जो हैं वो मेरे कॉन्सर्ट के बाद वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि हम जब आपके कॉन्सर्ट में आए थे तो हम बहुत डिप्रेस थे और बहुत वरीड थे, लेकिन आपके कॉन्सर्ट के बाद हमें एक नई उम्मीद नज़र आई। और म्यूज़िक में ये पावर है, जब आप दिल और सच्चाई से गाते हैं तो आप लोगों को के दिलों तक, रूहों तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो जॉनरा है ओपेरा का, ख़ास तौर पे मैं इसमें आप व्हेन यू आर सिंगिंग और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े मुख्तलिफ होते हैं, उसके बारे में लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो मेरा खुद भी मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि ऐसा क्यों होता है। इज इट जस्ट बिकॉज इसके नोट्स बहुत हाई होते हैं सो यू हैव टू मेक दोज फेसेस, या फिर इसके लिए कोई स्टाइल है जिससे ये पहचाना जाता है कि दिस इज ओपेरा? असल में ये होता है कि जो आप गा रहे होते हैं ना ओपेरा में, आपको एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस भी करनी होती है और आपको गाना भी होता है। क्योंकि ओपेरा जो है एक ड्रामा होता है, उसमें 2 आवर्स, समटाइम 2.5 आवर। और अगर हम बात करें जर्मन ओपेरा की, तो वो कभी कभार वो 6-6 घंटे का ओपेरा होता है नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप आप गाते ही रहते हैं। तो उसमें आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपका गाना, आपके सुर, आपके एक्सप्रेशन, वो आप पूरी तरह से अपने एक एक अंग से उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप ओपेरा गा रहे होते हैं तो आपके सेलुलर लेवल तक जो है वो सुर जो है वो निकल रहे होते हैं और जब तक ओपेरा में आपको ये परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन नहीं आती, वो असर नहीं रखती। हमारा जो म्यूज़िक है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो कि बहुत खूबसूरत है। मैं तो पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत पसंद करती हूँ। उसका एक अलग अंग आ जाता है, एक अलग जो है उसका वो खूबसूरती है। तो दोनों जॉनरा अपनी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। आपने बात छेड़ सुनाएं अब हमने लाइव सुनना है, दोनों जॉनरा को मिक्स करके। मैं आपको एक बहुत ही जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक मिली नगमा है, ऐ वतन प्यारे वतन, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अनादिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दमन, ऐ वतन प्यारे वतन। तो ये मेरे पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं और
मेरा दिल पाकिस्तान। क्या बात है, वो हमें नज़र भी आता है। अच्छा, इससे पहले आप जर्नी की बात कर रही थी कि जब एक ऑपरा सिंगर परफॉर्म कर रहा था तो वो पूरी ऑडियंस को अपने साथ एक जर्नी पर लेकर जा रहा होता है, और जर्नी जो है वो अकेले कोई मानी नहीं रखती, आपको अपने साथ उनको भी लेकर चलना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और आपकी ज़िंदगी में स्टीवन इज़ द वन गाय। तो स्टीवन से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। स्टीवन, why Saira? Why did you choose her, or when did you meet and you thought that she is the one I want to spend my life with? It's been a journey, you know. I think we met, and it was actually a number of years before I really realized that. Well, I realized she's very special quite early on, but before I ever had thoughts of marriage. But my own background, I did a master's in anthropology of music. Ooh. And came to know more about the music of Pakistan and this part of the world. And so as Saira was on her journey of music, and we met along the way. I guess that's the long story short. That's beautiful. अब हमें ब्रेक की तरफ जाना है। स्टीवन, थैंक यू सो मच, यू आर प्लेइंग लवली, बट हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, और मैं ये चाहूँगी कि हम सायरा से कुछ सुनते हुए जाएं ना। आई बिलीव आप वो जो सऊदी एंथम है, नेशनल एंथम, उसके बारे में बात करी थी, वो सुनाना चाहेंगे, तो अगर आप वो सुनाएं, और उसके साथ ही हम ब्रेक पर चले जाएं इंशाल्लाह। सऊदी नेशनल। सारे आई लिलमजद वल-अलिया मजद दी लिखालिक السما وارفع الخفاق أخضر يا من النور المستر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن للعلم والوطن. من نشان کاروان گم کردم نقش پای رهروان گم کردم من نشان کاروان گم کردم نقش پای رهروان گم کردم من نشان کاروان. کردم گم جاده راه وفا هم نمیدانم چوسان گم کردم من نشان کاروان. क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें ये फ़ारसी की एक गज़ल है जो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी थी, और इसको मैंने मौलाना रूमी का जो मज़ार है कोनिया में, टर्की में, मैंने वहाँ जब मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और ये फ़ारसी की गज़ल मैंने कंपोज़ की है, और मैंने वहाँ पर ये गाई थी, और लोगों में बहुत लोगों ने पसंद की इसको। तो मन निशान कारवां मीन कि मैं अपनी जो कारवां है उसका निशान भूल गया हूँ। तो मैं इसको समराइज़ इस तरह से करती हूँ कि हम कभी कभार भूल जाते हैं अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, लेकिन दुआ यही है कि मे बी एक दिन हो कि हमें जो है वो मिल जाए अपना निशान। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि मौलाना रूम के मज़ार पे जाकर इसको पढ़ना, तो डेफिनेटली वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात थी। जी जी जी, कमाल रहा होगा। अच्छा, आप लोग भी चाहते हैं कि आप उनको सुनना है, लाइव सुनना चाहते हैं सायरा को और उनके साथ स्टीवन को प्ले करते हुए, तो 29 को वेयर आर यू प्लेइंग, जरा बता दीजिए। सर सैयद अहमद खान के जो ऑडिटोरियम है सिल्क रोड, उधर हम परफॉर्म कर रहे हैं 29 ऑफ नवंबर सैटरडे को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो है ही रिसाइटल, लेकिन इसमें मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं
जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी ओपेरा सिंगर, जिसमें मोहम्मद मूसा अजीम होंगे और अज़ल अब्बास होंगी और दूसरे एक दो और बच्चे हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। तो मेरी गुजारिश है आप सब पूरे इस्लामाबाद से कि प्लीज़ आएँ और उनको अप्रिशिएट करें। भाई ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ओपेरा सिंगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इस जॉनरा के साथ तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वक्त खत्म हो चुका है, मैं चाहूँगी कि हम आपकी आवाज़ के साथ एंड करें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। जीवन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू साहिबा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मैडम नूरजहां। खूबसूरत। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे